हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 10 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नागिन मोरा कहती अब हम क्या करेंगे, जब तक नागरानी वापस नहीं आती हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि हम किसी से लड़ पाएं। इधर यामिनी को होश आ जाता है तो उसके पेरेंट्स यामिनी को होश में आता देख बहुत खुश होते हैं। आगे शाहरुख को जब इस बारे में पता चलता है तो शाहरुख यामिनी को ठीक होता देख बहुत खुश होता है और फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। पर ये तो ड्रामा है, अभी तो ट्विस्ट और टर्न बाकी ही है। इधर पुजारी जी शाहरुख के पापा के सपने में आते हैं और पुजारी जी शाहरुख के पापा को बताते हैं कि नागरानी अभी इस दुनिया से नहीं गई है, उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है और नागरानी कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर करेगी शाहरुख को पाने के लिए, इसलिए वो अपने बेटे का ख्याल रखे। और पुजारी जी शाहरुख के पापा को नागरानी को लेकर वार्न करके चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। आगे जब शाहरुख और यामिनी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही रोते हैं पुजारी जी की मौत पर। तो शाहरुख यामिनी को संभालता है। इधर नरसिम्हा को एक सपना आता है उसी खंडर का, जहाँ पर उसे ढेर सारा खजाना दिखता है। तो नरसिम्हा को उस खजाने को देखकर लालच हो जाता है और वो अगले दिन अघोरी को बुलाकर उससे उस खंडर में जाने की बात करता है। और वो दोनों ये भी डील करते हैं कि अगर हमें खंडर में सोना मिल गया तो वो दोनों इक्वली बांट लेंगे। तो अघोरी नरसिम्हा की बात से एग्री कर जाता है और उसके साथ उस खंडर में सोना लेने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रीचा ये सब सुन लेती है और अपने पापा को ये काम करने से रोकती है, पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते। तो रीचा कहती है अगर आप उस खंडर में गए और नागरानी फिर से जाग गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज आप वहाँ मत जाइए, आपकी जान को खतरा भी है। पर नरसिम्हा अपनी बेटी की एक भी नहीं सुनता और कहता है मैंने अपना मन बना लिया है और मेरी तुम फिक्र मत करो, इसलिए तो मैं अघोरी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ ताकि हम लोग वहाँ के नागों से डील कर पाएं। और नरसिम्हा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रीचा इस बारे में शाहरुख और वीर दोनों को बताती है तो वो दोनों नरसिम्हा के ऐसे हरकत से पूरी तरह परेशान होते हैं। इधर नाग माता शाहरुख के पापा के पास आती है और उसे कहती है कि नागरानी के खजाने को संभालो, अगर किसी ने भी उसके खजाने को छुआ तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। नरसिम्हा को ये सब करने से रोको, अगर खंडर में कुछ ऐसा हो गया जिससे नागरानी को क्रोध आ गया तो उसके बाद मैं भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगी, इसलिए तुम लोगों को प्रे करना होगा कि नागरानी की आत्मा मुक्त हो जाए। तो शाहरुख के पापा कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा नागरानी के आत्मा को मुक्त करने में। आगे शाहरुख अपने पापा को बताता है नरसिम्हा के बारे में तो उसके पापा नरसिम्हा पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। तो शाहरुख कहता है पापा मुझे खंडर जाना होगा नागरानी के खजाने को बचाने के लिए। मैं उसकी पास्ट में हेल्प तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो शाहरुख के पापा कहते हैं तुम जो करना चाहते हो तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आगे शाहरुख उसी खंडर में जा रहा होता है तो यामिनी और बंटी भी उसके साथ चलते हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिससे नागरानी को फिर से गुस्सा आए और उनका प्रकोप उन लोगों पर बरसे। और वो लोग नागरानी के खजाने को सुरक्षित करने के लिए उसी खंडर की तरफ जाते हैं। इधर वीर भी पुलिस के साथ उस खंडर की तरफ जाता है ताकि वो नरसिम्हा को रोक सके। इधर नरसिम्हा अपना पूरा मन बना लेता है कि आज वो नागरानी के खजाने को लूट कर ही रहेगा और वो अपने सारे साथियों के साथ उस खंडर की तरफ जाता है। तो नागचित और नागिन मोरा उन लोगों का रास्ता रोके हुए होते हैं और उन लोगों को खंडर के अंदर जाने नहीं देते। अपने मंत्रों से कुछ ऐसा वार करता है कि वो लोग उन लोगों के सामने नहीं टिक पाते और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नरसिम्हा खंडर के अंदर चला जाता है और नागरानी को मूर्ति बना हुआ देख वो बहुत हंसता है और कहता है मुझसे पंगा लेने की कोशिश की थी ना तुमने, देखा तुम्हारा क्या अंजाम हुआ। और नरसिम्हा ठहाके लगा कर हंस रहा होता है। और उसके बाद नरसिम्हा नागरानी के खजाने को लूटकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अघोरी को जान से मार डालता है, क्योंकि उसका पहले से ही प्लान था जैसे ही खजाना उसके हाथ में आएगा वो अघोरी को अपने रास्ते से हटा देगा। और नरसिम्हा ऐसा करता भी है। तो अघोरी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अघोरी नरसिम्हा को कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो नरसिम्हा कहता है पहले अपनी जान तो बचा लो, उसके बाद मुझसे लड़ लेना। और नरसिम्हा अघोरी को मरते हुए छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर शाहरुख और बंटी भी गोली की आवाज सुनते हैं तो वो लोग पूरी तरह डर जाते हैं और खंडर की तरफ जाने लगते हैं। इधर अघोरी नरसिम्हा से बदला लेने के लिए नागरानी के आत्मा को पूरी तरह मुक्त कर देता है और उसपे कुछ ऐसे जादू टोना करता है कि उसका शरीर पूरी तरह चमकने लगता है और अघोरी ये कर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। आगे शाहरुख वहाँ पर आता है और वहाँ की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे शाहरुख जब नागरानी को मूर्ति बना हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन अब खुद को मुक्त करो और एक नई लाइफ जियो।
और शाहरुख ये कहकर नागरानी के हाथ पर हाथ रखता ही है कि तभी नागरानी की मूर्ति पूरी तरह गायब हो जाती है, वो भी हवा में, और वहाँ का खंडर पूरी तरह हिलने लगता है और गिरने भी लगता है। तो शाहरुख ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है। तो बंटी कहता है ये खंडर कभी भी गिर जाएगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इधर यामिनी भी शाहरुख को लेकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो भी खंडर की तरफ आती है कि तभी वहाँ पर नागरानी अनावंती की एंट्री होती है। तो यामिनी नागरानी अनावंती को देखकर पूरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो नागरानी अनावंती फिर भी यामिनी का पीछा करती है और उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर शाहरुख भी उस खंडर से बाहर निकलता है पर वो यामिनी को नहीं देख पाता। आगे शाहरुख यामिनी से मिलने के लिए जाता है और उसने उसे जिस जगह पर रुकने को कहा होता है वो उसी जगह पर जाता है, पर वहाँ पर यामिनी नहीं रहती। तो शाहरुख टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार यामिनी गई तो गई कहाँ। इधर यामिनी नागरानी के डर से एक खाई में गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो नागरानी इसी मौके का फायदा उठाकर यामिनी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और यामिनी के शरीर पर अपना कब्जा डाल लेती है। दूसरी तरफ नरसिम्हा वो सारे खजाने पाकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो सारा खजाना लेकर वो जा ही रहा होता है कि तभी उधर से शाहरुख अपनी टीम के साथ आ जाता है नरसिम्हा का रास्ता रोकने के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों में गोली बारूद स्टार्ट हो जाती है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है। तो नरसिम्हा अपने आधे साथियों को वहीं पर छोड़कर गाड़ी लेकर भाग जाता है। तो वो साथी पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते हैं कि तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात यामिनी से हो जाती है। तो यामिनी कहती है तुम लोगों ने मेरे जंगल में आकर तबाही मचाने की कोशिश की ना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तो उन गुंडों को समझ में नहीं आता आखिरकार यामिनी क्या बक रही है कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है। तो वो गुंडे यामिनी को अपने कब्जे में कर लेते हैं और वीर को धमकी देते हैं कि अगर उसने एक भी कदम बढ़ाया तो वो यामिनी को जान से मार डालेंगे। कि तभी वहाँ पर शाहरुख भी आ जाता है और यामिनी को प्रॉब्लम में देख पूरी तरह पैनिक करने लगता है। तो वीर कहता है तुम इस तरह पैनिक नहीं कर सकते, अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वो यामिनी को जान से मार डालेंगे। आगे वो गुंडे यामिनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे नागरानी यामिनी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा डाल लेती है और यामिनी को नागिन बना देती है। और उसके बाद तो यामिनी भी उन गुंडों का हर्ष बहुत ही बुरा करती है और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देती है और उन्हें मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे पुलिस जब वहाँ पहुँचती है और उन लोगों की ऐसी हालत देखती है तो उन्हें शक होने लगता है कि कहीं नागरानी वापस तो नहीं आ गई। इधर शाहरुख हर जगह यामिनी को ढूंढता है तो उसे एक जगह यामिनी मिलती है जो बेहोश पड़ी हुई होती है। तो शाहरुख उसे उठाता है पर यामिनी नहीं उठती। तो शाहरुख यामिनी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे यामिनी का ट्रीटमेंट होता है तो यामिनी को सपने में वही सब याद आता है जो उसने जंगल में किया होता है। तो यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और अचानक से उठ जाती है और शाहरुख को कहती है मैंने नागरानी को देखा, वो वापस आ गई है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और यामिनी पूरी तरह पैनिक करने लगती है। तो शाहरुख कहता है तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम खामखा ही डर रही हो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और शाहरुख यामिनी को शांत करता है तो यामिनी शांत हो जाती है। आगे ऋचा भी हॉस्पिटल आ जाती है और उन लोगों की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो शाहरुख कहता है तुम लोग बातें करो, हम लोग घर जा रहे हैं। और शाहरुख यामिनी और बंटी को लेकर घर चला जाता है। आगे ऋचा वीर से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो वीर ऋचा को उसके पापा की पूरी करतूत बता देता है। तो ऋचा को बिलीव नहीं होता कि उसके पापा ने ऐसा कुछ किया। तो वीर कहता है मेरे पास पूरा सबूत है कि तुम्हारे पापा ने ये सब किया है। तो ऋचा कहती है मैं नहीं मान सकती कि मेरे पापा ने ऐसा कुछ भी किया है। तो वीर कहता है तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारे पापा खजाना लूटने के लिए जा रहे हैं, अगर तुम्हारे पापा इनोसेंट है तो उन्हें कहो कोर्ट में आने के लिए और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तो ऋचा अपने पापा को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तो नरसिम्हा कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तो ऋचा कहती है पापा अपने नागरानी के खजाने को लूटने की कोशिश की है, नागरानी आपको नहीं छोड़ेगी। तो नरसिम्हा कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, बस अपना ख्याल रखना। और नरसिम्हा ये कहकर कॉल कट कर देता है। तो ऋचा अपने पापा के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह परेशान हो जाती है और बेचारी को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। आगे शाहरुख घर आता है और अपने पापा को पूरी बात बताता है। तो उसके पापा नरसिम्हा की ऐसी हरकत जानकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था कि नरसिम्हा इतना बड़ा कमीना निकलेगा, मैं उसकी ऐसी हरकत के बारे में थोड़ा कुछ तो जानता था लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा कमीना निकलेगा और इतना बड़ा कांड करेगा। तो शाहरुख कहता है हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो फरार हो गया है। आगे शाहरुख अपने पापा को कहता है यामिनी और बंटी हमारे घर पर कुछ दिनों के लिए रहेंगे जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। तो शाहरुख के पापा कहते हैं कोई बात नहीं और शाहरुख की माँ कहती है तुम लोग अपना ही घर समझो और अच्छे से रहना, ठीक है।
इधर नरसिम्हा नागरानी से बचने के लिए एक खंजर उठाता है और वो खंजर उसे कहीं और से नहीं बल्कि अघोरी से मिला हुआ होता है। तो नरसिम्हा को लगता है कि वो उस खंजर से नागरानी का सामना आराम से कर सकता है, क्योंकि कोई भी नाग उस खंजर को देखकर दुम दमाकर वहाँ से भाग जाता है। तो नरसिम्हा को लगता है कि जब तक वो खंजर उसके पास है नागरानी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और बेचारा यही बात सोच सोच कर खूब हंस रहा होता है। दूसरी तरफ यामिनी सोई हुई होती है कि तभी वहाँ पर नागरानी आ जाती है और यामिनी के शरीर पर पूरी तरह अपना कब्जा डाल लेती है। तो यामिनी नागरानी को अपने शरीर से निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर बेचारी नहीं निकाल पाती और उसके बस में चली जाती है। आगे नागरानी यामिनी के शरीर को अपने बस में करके सारुत के पास जाती है और उसके गले से लिपट जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी, लेकिन अगर अब हम जब मिल ही गए हैं तो मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी तुमसे दोबारा अलग हूँ। तो सारुत कहता है, ये बात तो मुझे कहनी चाहिए ना तुमसे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा, और तुम नागरानी के श्राप की टेंशन मत लो, चाहे तुम किसी रूप में क्यों ना बदल जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा और मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा तुम्हें इन सब से बाहर निकालने का। आगे नागरानी सारुत को ही देखती रहती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अब तुमसे कभी भी दूर नहीं होंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। और नागरानी सारुत को किस कर लेती है। आगे दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। वेल सारुत को लगता है कि वो यामिनी से अपने प्यार का इजहार कर रहा है, पर उसे क्या पता नागरानी तो यहाँ पर भी अपना खेल खेल गई है। नागरानी उसके पास रहने के लिए यामिनी के शरीर का इस्तेमाल कर रही है। आगे वो दोनों एक दूसरे से प्यार वाली बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से बंटी आता है। तो बंटी जैसे उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे पहली बार में नागरानी दिखती है सारुत के साथ। तो बंटी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जब वो दूसरी बार देखता है तो उसे वहाँ पर नागरानी नहीं बल्कि यामिनी दिखती है। तो बंटी ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। वेल आगे नागरानी यामिनी के शरीर का इस्तेमाल करके क्या क्या गुल खिलाएगी और सारुत और यामिनी के लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।